मेथड्स ऑफ सॉर्बेट एडिशन। हम सॉर्बेट्स की बात कर रहे थे, या सॉर्बिक एसिड दैट इज बेसिकली an antifungal agent. There are different methods of addition of antimicrobials. As far as sorbic acid or sorbate is concerned, direct addition into the product through dipping, we make solution of sorbic acid and then dip the product in that solution. और थ्रू स्प्रेइंग, हम स्प्रे भी इसको कर सकते हैं. डस्टिंग, जब पाउडर फॉर्म में हो तो हम उसको डस्ट कर सकते हैं. डस्टिंग के जरिए जिस तरह से एक डस्ट उड़ रही होती है, वैसे ही हम थ्रू डस्टिंग प्रोसेस को कर सकते हैं. और इनकॉर्पोरेशन टू द रैपिंग, और इसका जो है और मेथड है दैट इज़ थ्रू रैपिंग. रैपिंग में ये होता है कि जो आप पैकेजिंग मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर उसको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या उसके इंटरनल साइड पे को कोट कर दें, ताकि जब वो प्रोडक्ट के साथ, इसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, जब वो पैकेजिंग प्रोडक्ट के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट आएगी तो उससे एक एंटी माइक्रोबियल जो है इसका फंक्शन वो जारी हो जाएगा. अब देखें कि मोस्टली जो ग्रोथ होती है वो सरफेस के ऊपर अपीयर होती है, क्योंकि सरफेस यूज्ड potassium sorbate stock solution of 10 to 20% can be used for adding in beverages, pickled products, spray and dip application to cheese and dried fruits. So depending upon the type of product, like in beverages and pickle products, we add this sorbic acid in making the solution, while on cheese and dried fruits, we either spray or dip the product like cheese and dried fruits in that solution. The amount of potassium sorbate used is dependent on the water activity of food. कि हमने पोटाशियम सॉर्बेट को कितना जो है वो कितनी क्वांटिटी में, इसकी डोज कितनी यूज़ करनी है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन वाटर एक्टिविटी ऑफ फूड, विच वी हैव स्टडीड इन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हमने ये देखा था कि जो अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर एक्टिविटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. कि वाटर एक्टिविटी जो है वो उसका भी शेल्फ लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है. एक है कि फूड के अंदर वाटर कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, दूसरा वो उसकी वाटर एक्टिविटी कितनी है. एंड यू पीपल नो दैट वाटर एक्टिविटी इज रिलेटेड टू partial pressure of vapor of water present in that food as compared to that of pure water. तो वाटर एक्टिविटी पे भी ये डिपेंड करता है. द इनिशियल माइक्रोबियल लोड एंड द टाइप ऑफ माइक्रोनिज्म लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड. और फिर हम देखते हैं कि इनिशियल माइक्रोबियल लोड कितना है, क्योंकि आपके पास जिस तरह आपको पहले भी इस वाले से बताया गया कि जो प्लांट और एनिमल से हमारे पास फूड आती है, उसका जो है थ्रू आइदर हार्वेस्टिंग और स्लॉटरिंग, वो डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट फेजेस से गुजर रही होती है सप्लाई चेन के. तो ईच स्टेप पे हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को हैंडल कैसे किया गया. तो इनिशियल लोड कितना है और उसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सी टाइप के हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म आपने अपने और कोर्सेज में पढ़ा होगा कि इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं. ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फिर कुछ क्लस्टर बनाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं, नॉन रेजिस्टेंट हो सकते हैं, vegetative form हो सकती है, spore form है. So we see that which type of microorganisms are present there, which are likely to be encountered with food products. The antimicrobial effectiveness of sorbate depends on factors such as pH, presence of other additives, contamination, processing, packaging, storage temperature, storage length, and sanitation. So each step has its own uh, like if we talk about pH, then as you know that sorbic acid basically this is an acid, so pH should be in acidic range. Presence of other additives कि उसके अंदर और कौन कौन से additives हैं जो कि इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं. कंटेमिनेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, इसके अंदर कंटेमिनेशन देंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म की. प्रोसेसिंग, आपने इसको प्रोसेस किस तरह किया है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. पैकेजिंग उसकी किस तरह से है, स्टोरेज आपकी लेंथ कितनी है, और स्टोरेज के पैरामीटर्स क्या हैं. स्टोरेज टेम्परेचर सर के अगर टेम्परेचर हाई हो तो वो भी बाद दफ़ा कंपाउंड्स की डिग्रेडेशन उसमें हो जाती है. स्टोरेज लेंथ एंड सैनिटेशन. फिर नेक्स्ट हमारे एडिटिव हैं डेट आर शॉर्ट चेन ऑर्गेनिक एसिड्स, जिस तरह से लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है. दीज आर यूज एज प्रिजर्वेटिव्स. और इसके अलावा
फॉर्मिक एसिड है. These are commonly used by food as antimicrobial agents or as acidulants in a variety of food products. This is due to their solubility, flavor and low toxicity. इनकी जो है solubility और फ्लेवर, ये फ्लेवर भी प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज these are short chain organic acid and low toxicity, और ये लेस टॉक्सिक होते हैं. The mechanism by which short-chain organic acids inhibit microorganism growth is by altering the structure of cell membrane. तो ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को अल्टर कर देते हैं जिसकी वजह से इसकी इंटेग्रिटी नहीं रहती. They possibly interfere with the regeneration of ATP by uncoupling the electron transport system or inhibiting the transport of metabolites into the cell. तो ट्रांसपोर्ट चेन में अनकपलिंग उसको डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से उसको सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी उसका एनर्जी जनरेशन सिस्टम उसका इफेक्ट करेगी. और फिर जो सेल ने उस मीडियम में से, अब देखें कि अगर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जब वो फूड के अंदर होंगे, उसका एनवायरनमेंट फूड है, तो जब फूड के अंदर हमने ऑर्गेनिक एसिड मिक्स किया होगा देन इट विल इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स इनटू द सेल. आप उसमें देखते हैं कि लैक्टिक एसिड है, इट इज मोस्टली यूज्ड इन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लाइक यू कैन से एज ए पिकल. पिकल में जो हम एडिशन की ऐड करते हैं दैट इज एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर हम यूज़ करते हैं. जबकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन के जरिए पिकल के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. इट इज यूज्ड एज फूड एडिटिव मेनली फॉर पीएच कंट्रोल एंड फ्लेवरिंग. Lactic acid is 4 times as effective as malic, citric, propionic acid and acetic acid in inhibiting the growth of Bacillus coagulans in tomato juice. This is another fumaric acid is used as antimicrobial agent to prevent the occurrence of esters, also inhibit mold growth on bread. तो ब्रेड के ऊपर मोस्टली मोल्ड ग्रोथ होती है जिसकी वजह से फ्यूमेरिक एसिड जो है इसको भी यूज किया जाता है. जैसे मैंने देखा है कि सॉर्बिक एसिड या सॉर्बेट इनको भी यूज किया जाता है. इन टोमेटो जूस फंगल ग्रोथ इज इनहिबिटेड with the use of 0.2% methyl and ethyl fumarate. So इनके जो propionic acid is a member of the aliphatic monocarboxylic acid series. Propionates are used as antimicrobial agent because the higher homologues also have high antimicrobial activity, impart undesirable taste and odor. तो हम ये भी देखते हैं कि जो हम प्रिजर्वेटिव या जो हम एडिटिव यूज़ करने जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट के ऊपर सेंसरी क्वालिटी वैल्यूएशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा. पीपल कैन सी के बाद हम जो है ना वो टेस्ट को मास्क करने के लिए भी उसके अंदर फ्लेवर वगैरह यूज़ करते हैं. जैसे बच्चे अक्सर फूड आइटम को नहीं लाइक करते तो हम उसके अंदर फ्लेवर जो है वो डाल के उनको मतलब उनको प्रोवाइड करते हैं. जैसे आप देख लें फोर्टिफाइड या रिच प्रोडक्ट्स आती हैं बच्चों के जो इन्फेंट फार्मूलाज हैं उनमें यूज़ किया जाता है. प्रोपेनेट्स आर मोर एक्टिव अगेंस्ट मोल्ड्स दैन सोडियम बेंजोइट. तो सोडियम बेंजोइट की निस्बत इज मोर एक्टिव. सोडियम बेंजोइट भी जो है बेंजोइक एसिड ये मैं देखा कि ये भी एंटी फंगल एजेंट है. और प्रोपियोनेट्स भी बेसिकली जो है वो ब्रेड के अंदर मोल्ड इनहिबिटर के तौर पे यूज़ करते हैं. द पीएच फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ प्रोपियोनेट्स रेंज अप टू 5 6 और स्लाइटली हायर, क्योंकि जो है ये भी बेसिकली एसिड है. एट पीएच 6 प्रोपियोनेट्स इनहिबिट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया बेसिलस सब्टाइलस व्हिच कॉजेज रोकीनेस इन ब्रेड. Propionic acid accumulates in the cell and inhibits the enzymes involved in the metabolism. Besides, it also inhibits microbial growth by competing with alanine and other amino acids necessary for the multiplication of microorganisms. तो अब आप इसमें साथ साथ देखें कि जो आपने माइक्रोबायोलॉजी में चीज़ें देखी कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कैसे करते हैं एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, तो वो बाद जो सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं. कुछ जो है वो उसकी न्यूट्रिएंट अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, कुछ जो है वो उसके एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, कुछ जो है वो सेल के अंदर एंटर होके उसकी जो है एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं.
एंजाइम को बाइंड कर लेते हैं, फिर कुछ यहाँ वो डीएनए को जाके उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इस तरह से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं या एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं, इनके डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसके ज़रिए हम इनको कंट्रोल करते हैं। फिर सिट्रिक एसिड की बात करें, इट इज़ नॉट यूज्ड डायरेक्टली एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आप देखें कि अक्सर जो हमारी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड जो है वो यूज रहता है। बेसिकली ये एक टेस्ट प्रोवाइड करता है, एक जो सावर टेस्ट है, जो खट्टा सा एक टेस्ट ये जैसा कि डेवलप करता है। बट इट डज पोजेसेस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट सम मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया। तो इसकी एंटी माइक्रोबियल रोल भी है। It is slightly reduces their growth but greatly decreases toxin production by Aspergillus parasiticus at concentration 0.75%. तो डिफरेंट मैकेनिज्म टॉक्सिन प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है। सिट्रिक एसिड इज मोर इफेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साल्मोनेला देन लैक्टिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो ये लैक्टिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड जो है इसको इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो मेटल आयन है उनको चिलेट करता है। तो मेटल आयन को आपको पता है कि एंजाइम के लिए को फैक्टर के तौर पे ये काम करते हैं। तो इस वजह से उसको इनहिबिट कर दे तो एंजाइम का मैकेनिज्म जो है एंजाइम की वर्किंग वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं, तो ये बेसिकली मीट के अंदर इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पर मोस्टली यूज़ किया जाता है। उनका कलर फिक्स करता है और ये उनको प्रिजर्व भी करता है। रिएक्ट एज प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर एंड फ्लेवर इन्हांसर। इनका मकसद क्या है कि ये प्रिजर्व भी कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल है, स्टेबलाइजर्स ये कलर वगैरह को स्टेबलाइज करता है और फ्लेवर इन्हांसर के तौर पर ये फ्लेवर को भी इन्हांस करता है। These are used in meat curing along with salt, sugar, spices. मीट की क्यूरिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें मीट को जो है वो एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर उसकी कह लें कि उसका फ्लेवर उसके अंदर डेवलप किया जाता है, उसकी कुछ जो है वो उसके अंदर वैल्यू एडिशन की जाती है। तो मीट क्यूरिंग के अंदर साल्ट भी यूज़ होता है, शुगर भी है, स्पाइसेस भी हैं। तो फिर साथ में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को भी यूज़ किया जाता है जो कि मीट को एक कलर प्रॉपर उसका प्रोवाइड करते हैं, तो उसके कलर को फिक्स करते हैं और साथ साथ उसको जो है प्रिजर्वेटिव करते हैं। और और फिर एस्कॉर्बेट्स जो हैं या एस्कॉर्बिक एसिड है वो यूज़ किया जाता है, या रिथ्रोबेट है टू डेवलप एंड फिक्स द मीट कलर। तो नाइट्राइट NO2 decomposes to nitric oxide which reacts with heme pigment to form nitrosomoglobin। तो मीट के अंदर बेसिकली जिस तरह से हेमोग्लोबिन हीम प्रोटीन होती हैं जो कि कलर देती हैं, तो ये उसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड जाकर रिएक्ट करती है पिगमेंट के साथ और नाइट्रोसो माइग्लोबिन जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर डेवलप होता है। The sodium nitrite is markedly less hygroscopic than potassium nitrite and is unique soluble in water at room temperature. One part water can dissolve 1 parts of sodium nitrite and 3 parts of potassium nitrite। अब जो हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जितनी डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को विचार देखा जा रहा है। जैसे हम प्रिजर्वेटिव की सॉल्युबिलिटी भी देखते हैं, तो क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है, फिर वाटर के अंदर वो कितना ये फूल है, कितना सॉल्युबलाइज होते हैं, तो ये उनको इनएक्टिवेट कर देता है। तो डेफिनेटली जो एंजाइम इनहिबिट होंगे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क नहीं कर सकेंगे। फिर nitrites used in combination with salt serves as antimicrobial agents in meat to inhibit the growth of illness। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटी माइक्रोबियल जो हैं उनका मकसद प्रिजर्वेशन भी हो सकता है। फिर जो कुछ पैथोजेनिक टाइप है जैसे साल्मोनेला है या क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum में बात की जा रही है, या और जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं उनको इनहिबिट करता है। और इससे क्या है, इससे आपको सेफ फूड मिलती है। तो ये फूड सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी एंटी माइक्रोबियल को यूज़ किया जाता है। तो बोtulinum बेसिकली एक डिजीज़ है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum एक बैक्टीरियम है जो कि पैथोजेनिक है। तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि जिनको बोtulinum टॉक्सिन
या बोटॉक्स भी कहते हैं। तो जो है ये बोtulism डिजीज कॉज करता है। The primary function of nitrite is to inhibit the growth and toxin production of Clostridium botulinum in cured meats. तो ये जो पैथोजेनिक है साल्मोनेला है, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum है, ये मीट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना, दैट इज अनदर फंक्शन। नाइट्राइट इज इनहिबिटरी टू बैक्टीरिया एट एन एसिडिक पीएच। फ्रॉम 7 to 6, तो देखेंगे आपके उसकी 10 टाइम्स जो है वो एक्टिविटी बढ़ जाती है जब वो एसिडिक पीएच की तरफ आता है। दे आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग विद नाइट्राइट्स। जैसे आपको पता है कलर फिक्सेशन में इसका रोल है, ये फ्लेवर भी देता है, प्रिजर्वेटिव भी है। फिक्सिंग कलर इन नंबर ऑफ रेड मीट, पोल्ट्री एंड फिश प्रोडक्ट्स। तो ये मीट प्रोडक्ट्स के अंदर उनके कलर को फिक्स करते हैं। Meat products that contain nitrites include bacon, bologna, corned beef, fish and poultry products. ये different meat की products हैं, bacon हैं, bologna, corned beef. In 1973, an expert panel established by USDA examined the nitrates, nitrites and nitrosamine in meat. They concluded that use of sodium nitrate should be discontinued in all meat and poultry products except in dry cured products and fermented sausages. The nitrate level permitted for curing of meat should be limited to 156 micrograms per gram in canned cured sterile products. The permitted residual nitrite level should be reduced from 200 to 100 micrograms per gram in cooked sausage products, 125 ग्राम मतलब ये उसकी जो है मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट्स वो बताई गई हैं। Prolonged ingestion of sodium nitrite or sodium nitrate may cause methemoglobinemia. Methemoglobinemia जैसे मैंने आपको कहा है ना कि मायोग्लोबिन है, प्रोटीन है, तो उससे मेट मायोग्लोबिन, मेथमायोग्लोबिnemia, so which is characterized by excessive production of abnormal hemoglobin, स्पेशली इन इन्फेंट्स। तो इससे अगर क्योंकि जो मैक्सिमम परमिशन जो हम यूज़ करते हैं लिमिट से ज़्यादा, तो उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये जैसे आपको बताया कि ये मायोग्लोबिन या हीम प्रोटीन्स उनके साथ जाके बाइंड करता है। तो ये प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है उनकी, अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करेंगे तो ये अब नॉर्मल इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो फूड के अंदर जो हम प्रोसेस फूड अक्सर जो है ना बैन कर दी जाती हैं जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो या उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना कर रहा हो, तो उस सूरत में ऐसी चीज़ें जो है हमसे अवॉइड कर देते हैं। दी मेन एडवर्स इफेक्ट इज पॉसिबल इंडक्शन ऑफ कैंसर। तो अक्सर इनमें से जो है एडिटिव्स वो कैंसर में रिजल्ट उनका होता है। Reaction of nitrites with secondary amines to form nitrosamines or with substituted amides to form nitrosamines, both of which are carcinogenic in many animal species. फिर सल्फेट्स या सल्फाइड्स हैं, जैसे पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड हम यूज़ करते हैं स्क्वाश के अंदर। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स वेरियस सॉल्ट्स आर मल्टीफंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स which act as preservatives, antioxidant and color stabilizers। तो सल्फाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखें आप शुरू में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है सल्फर डाइऑक्साइड से। जो सल्फाइड्स हैं जैसे पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड की बात की, जब हम उसको स्क्वाश के अंदर यूज़ करते हैं तो उसको जो है 1 हफ्ता हम स्टे टाइम देते हैं जिसके अंदर वो SO2 गैस प्रोड्यूस करता है आफ्टर रिएक्टिंग विद सिट्रिक एसिड, या जो फलों के अंदर कुदरती तौर पर खटास होती है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड में आता है जो कि प्रिजर्वेटिव इफेक्ट देता है। They have much more pronounced antibacterial effects other than preservatives and therefore are used where control of bacterial growth is essential। तो स्क्वैश के अंदर हम वो चीज़ को यूज़ करते हैं जहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है। These are used extensively as antimicrobial and to prevent enzymatic and non-enzymatic discoloration in variety of foods। अब जो सल्फाइड्स हैं ये इनको अक्सर जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, सल्फाइड्स भी बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड देते हैं। तो इनको जो ब्राउनिंग होती है जैसे आप कहेंगे ड्राई फ्रूट्स के अंदर है, किशमिश के अंदर है या एप्रिकॉट्स के अंदर है, इनके अंदर इसको अवॉइड किया जाता है। सॉरी, इसको जो है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को अवॉइड करने के लिए, डिस्कलरेशन को अवॉइड करने के लिए हम इसकी सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। जैसे आपने
कार्बोहाइड्रेट्स में देखा ब्राउनिंग दो तरह की है, एंजाइमेटिक है, नॉन एंजाइमेटिक है, हीटिंग के जरिए होती है। तो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक में क्या होता है? एंजाइमेटिक होता है जिसके अंदर आपके अंदर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होते हैं वो ब्राउनिंग जो होती है दैट इज ड्यू टू एंजाइम, क्योंकि अंदर एक्टिव एंजाइम होते हैं। जबकि जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है उसके अंदर आपके कैरामलाइजेशन, माइलार्ड रिएक्शन और ये जो ये चीज़ें याद रखनी है, कैरामलाइजेशन और माइलार्ड रिएक्शन। तो ये उनको उस कलर को प्रिवेंट करने के लिए, डिस्कलरेशन को प्रिवेंट करने use. The sulfur dioxide liquefies at 10 degrees Celsius, solidifies at minus 10 degrees Celsius, dissolved at in water 85% 20, मतलब ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। The inhibitory effect of sulfurous acid is more intense when the acid is undissociated at pH less than 4. The antimicrobial action of sulfur dioxide is based on its interference with various microbial cell components. Cell damage may result from interaction with SH groups. तो ये बेसिकली जो सल्फरस या थायो ग्रुप्स होते हैं किसी प्रोटीन के अंदर, तो उनके साथ ये रिएक्ट करता है, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को अफेक्ट करता है, इंटरेक्शन विद एंजाइम्स को फैक्टर वाइटामिन न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स को उनके साथ रिएक्ट करके उसको सेल को डैमेज करता है और उसकी ग्रोथ को रोकता है। सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम्स विद एसिड ग्रुप इज प्राइमरी inhibitory effect against NAD dependent reaction. Sulfurous and acid inhibits yeast, mold and bacteria, but yeast and molds are generally less sensitive to sulfur dioxide than bacteria. Sulfides are used primarily in fruits and vegetable products to inhibit three groups of microorganisms, जैसे स्क्वैश की बात की, केस या हम ब्राउनिंग को रोकने के लिए ड्राइड फ्रूट्स में यूज़ करते हैं। एस्टिक एंड malolactic acid producing bacteria, yeast, mold. Sulfur dioxide is used to control the growth of undesirable microorganisms in soft fruits, fruit juices, wine, sausages, fresh acid pickles, and starches. Fruits to be dehydrated as close to the fumes of burning sulfur or vaporized are used for sulfur dioxide to inhibit browning reaction. In the case of vegetables, a mixture of neutral sulfides and bisulfite is used. जबकि आप जैसे आपको बताया कि इसका जब इनको फलों सब्जियों को ड्राई करना हो तो इसका सोल्यूशन बना के हम उसके अंदर डिप करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं ताकि ब्राउनिंग हो। Sulfides are used primarily as an antioxidant to prevent or reduce discoloration of light colored fruits and vegetables such as dried apples and dehydrated potatoes. They are also used in wine making because they inhibit bacterial growth but do not interfere with the desired activity of yeast. Sulfides are used in some other ways such as for bleaching food starches and as preservatives against rust and stale in the boiler water used in making steam that will come in contact with food. Some sulfides are used in the production of cellophane for food packaging. फिर FDA prohibits the use of sulfides in food that are important source of thiamine. हाँ, इसका एक साइड इफेक्ट है कि जिन प्रोडक्ट के अंदर थायमीन थायमीन क्या होता है कि विटामिन B1 है, उसके साथ ही एक्ट करके उसको बॉडी के अंदर वो अनअवेलेबल होगा, उसकी डिस्ट्रक्शन करेगा। That are important sources of thiamine like meat and in those foods which are good sources of thiamine or on raw fruits and vegetables, they are allowed in fruit juices and concentrate, dehydrated fruits and vegetables and wine. Sulfides binding with certain nucleotides may cause point mutation. तो ये देखें कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। Recently it was found that sulfides elicit allergenic response in certain individuals such as steroid dependent asthmatics, जो जिनके अंदर अस्थमा होता है। तो ये जो स्टीरॉयड कंज्यूम कर रहे थे तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको अक्सर स्टीरॉयड के वो जो है ना जैसे इनहेलर टाइप में वो यूज़ कर देते हैं या उनको स्टीरॉयड टाइप मेडिसिन दी जाती है। तो जो सल्फाइड्स होते हैं वो एलर्जेनिक उनके अंदर रिएक्शन होता है। वैसे भी जो सल्फाइड होती हैं या जो आप पोटाशियम मेटाबाइट सल्फाइड है उसको आप रॉ फॉर्म जब यूज़ कर लेते हैं जब ताज़ा पॉजिटिव में तो उससे ये सांस के या गले के प्रॉब्लम बनाते हैं।
तो उसकी वजह यही होती है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, it is used as oxidizing and bleaching agent. Hydrogen peroxide has long been recognized for its antibacterial properties. The antimicrobial effect of hydrogen peroxide is based upon its oxidative property, which results in irreversible changes in the enzyme system of the microbial cell. Hydrogen peroxide has been used to extend the keeping quality of milk by inhibiting pathogenic microorganisms and for the preparation of cheese milk. तो ये बेसिकली एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है तो ये बैक्टीरिया को प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। Currently, hydrogen peroxide at 0.05% is approved in the United States for treatment of milk for cheese making. तो ब्लीचिंग एजेंट के अंदर से जो है मिल्क का एक वाइट कलर आएगा, दैट इज अपीलिंग। इसी तरह से बायोलॉजिकल डेरिवेटिव एंटीमाइक्रोबियल, जैसे हमने नाइसिन की बात की थी, एंटीमाइक्रोबियल्स फ्रॉम फूड रिलेटेड माइक्रोबियल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर मेनी इयर्स, फॉर एग्जांपल नाइसिन एंड मेटानाइसिन। इसकी मैं पहले भी बात की, तो नाइसिन दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया इसको सिक्रीट करते हैं और ये एंटीबैक्टीरियल की प्रॉपर्टी होती है कि पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस नो। इसको माइक्रोबियम को पहले स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस बोलते थे, अब उसको लैक्टोकोकस लैक्टस का नाम दिया गया। तो ये बेसिकली जो है ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस को रिलेट करती थी, लेकिन अब इसको लैक्टोकोकस जैनिया में रखा गया। तो इट इज़ करंटली अवेलेबल अंडर द ट्रेड नेम ऑफ नाइसाफिलिन नाइसिन। जनरली जो है ये जो पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एज एंटीमाइक्रोबियल, उनको कहते हैं बैक्टीरियोसेंस। तो नाइसिन एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया गया जिसको लैक्टोकोकस लैक्टस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, इसको नाइसिन का नाम दिया गया। उसकी कमर्शियल जो नेम से आ रहा है दैट इज नाइसाफिलिन। इट इज readily inactivated by proteolytic enzyme at pH 8. Niacin has a narrow antimicrobial spectrum limited to gram-positive bacteria such as lactic acid bacteria, Streptococcus, bacilli and Clostridium. तो ये different genera हैं इनके against active है। It doesn't inhibit gram-negative bacteria, yeast और molds, क्योंकि ये इनके सेल वॉल का डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के। The first step in Nicene in activation of microorganism is absorption. The cytoplasmic membrane is apparently destroyed immediately after spore germination. Nicene is permitted for food use in many countries of the earth. It has also been approved by the US FDA for use in pastoral cheese secrets and has processed cheese secret to inhibit the growth of Clostridium botulinum at maximum level of 250 ppm. तो अभी तक इसकी जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली चीज़ के अंदर है। Netamycin, that is another bacteriocin. Netamycin, also known as pymerisine, is a polypeptide macrolide antibiotic with a molecular weight of 666 daltons. It contains a large lactone ring which is substituted with one or more sugar additives and two double bonds. It is produced by the bacterium Streptomyces chaetonogensis. Metamycin is active primarily against yeast and mold and is ineffective against bacteria and actinomycetes. Actinomycetes is basically microbial. The effective concentration of metamycin is 5 to 10 micrograms per ml against most microorganisms. It may be used in surface treatment of different variety cheese and whitening of glass of milk. तो जो नाइसिन मेटामाइसिन बैक्टीरिया सिंड्रोम को चीज़ और मीट के अंदर यूज़ किया गया है। So that was about antimicrobial